नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मंत्रिमंडल में सीएम और डिप्टी सीएम समेत कुल 25 मंत्री शामिल हैं। प्रदेश के निर्वाचन के हिसाब से पुराने 33 जिलों में से 18 जिलों से मंत्री बनाए गए, बाकी के 15 जिलों से कोई भी मंत्री नहीं बना है। जिन 18 जिलों से मंत्री बने उनमें जयपुर, टोंक, अलवर, गंगानगर, सीकर, उदयपुर, बीकानेर, सवाई माधोपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, सिरोही, नागौर, बाड़मेर, भरतपुर और पाली जिले शामिल हैं। जिन 15 जिलों से कोई भी मंत्री नहीं बना उनके नाम है बांसवाड़ा, बारां, भीलवाड़ा, चुरू, बूंदी, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, झुंझुनू, करौली, राजसमंद। ये वो 15 जिले हैं जहां के विधायकों को मंत्री नहीं बनाया गया। अब मुद्दा यह है कि क्या वाकई क्षेत्रवार समीकरण के लिहाज से सभी क्षेत्रों को सही प्रतिनिधित्व मिला है या प्रतिनिधित्व दिए जाने में सिर्फ जातिगत समीकरण ही हावी रहा। ये 15 जिले जिनमें से कोई विधायक नहीं बना इनकी अपनी एक अलग समस्या है, लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जहां जहां से मंत्री बनाए गए हैं, जिन जिन क्षेत्रों के जिन जिन जिलों से मंत्री बनाए गए हैं, क्या वो सिर्फ लोकसभा चुनावों को साधने के मद्देनजर ही ये पूरा गणित बैठाया गया है? क्या जातिगत समीकरण बैठाया गया? क्षेत्रों की प्रायोरिटी को मद्देनजर नहीं रखा गया पूरी तरह से? क्या ये माना जाए कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ही भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान ने जातिगत समीकरण साधते हुए मंत्रिमंडल का गठन किया है? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर सुमित गर्ग जुड़ेंगे, कांग्रेस प्रवक्ता है। रमेश पुरोहित पोल एक्सपर्ट के नाते से जुड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे, फिलहाल वो नहीं है, लेकिन आप दोनों लोग का बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। सर, शुरुआत करेंगे रमेश पुरोहित जी, आपसे शुरुआत कर रहा हूं। पोल एक्सपर्ट के नाते से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, तमाम कयास लगाए जा रहे थे मंत्रियों के गठन को लेकर के, बीते दिन वो साफ हो गया, सभी नाम हमारे सामने आ गए। सवाल ये है कि ये जो नाम अब सामने आए हैं सर, इसमें हमने एक आंकड़ा बैठाया तो मालूम हुआ कि भाई 33 जिले हैं, 18 जिलों से के विधायकों को मंत्री पद दिया गया, बाकी 15 जिले ऐसे के ऐसे ही रह गए। क्या भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए ही ये सारे फैसले कर रही है? जी, सबसे पहले जो बात है वो ये है कि मंत्रिमंडल में जो जगह है वो थोड़ी होती है। 20% आप जो टोटल विधायकों का ले सकते हो मंत्री, तो कौन बनेगा और कौन नहीं बनेगा, कैसे बनेगा, इन सब को ध्यान में रखना जरूरी होता है। क्योंकि राजस्थान एक बहुत बड़ा जो है स्टेट है और यहाँ पर जो विभिन्न जातियां, धर्म, समाज और के लोग भी रहते हैं, तो उन सब को किस तरह से समायोजित करके एक ऐसा मंत्रिमंडल का गठन किया जाए जो कि अपने जो चुनावी वायदे उनको पूरा किया जाए। आपका एक जो सवाल इसमें यह था कि क्या लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीजें की गई है? निश्चित रूप से पहली प्रायोरिटी जो इस सरकार की है वह यह है कि यहाँ से 25 सांसद कैसे चुन करके जाए और उनका जो प्रतिनिधित्व जो लिया गया है, चाहे वो सामाजिक समीकरणों के हिसाब से हो, क्षेत्रीय समीकरण के हिसाब से हो, इन सब का ध्यान रखा गया। और अभी भी कुछ जगहें खाली है, तो आने वाले समय में और भी जो है लोगों को एडजस्ट किया जाएगा। सवाल इस बात का है कि क्या मंत्रिमंडल का गठन क्षेत्र जो है समाज, इन सारी चीजों को देख करके किया जाता है क्या? नहीं, कतई नहीं होता। सरकार का जब गठन होता है तो उसमें ये एक प्रायोरिटी होती है कि सभी चीजों को ध्यान में रखकर समायोजित तरीके से काम में लिया जाए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपको तात्कालिक परिस्थितियों के अनुसार भी फैसले करने पड़ते हैं। अभी भी जो है इस सरकार में कई और जगह खाली। अच्छा, एक मंत्री पद ही ऐसा नहीं है कि आप जो है विधायकों को लेकर के सरकार काम कराए। बहुत सारी ऐसी जगह खाली पड़ी है जहां पर कि उनको भी समायोजित किया जा सकता है, जो मंत्रिमंडल में शामिल रहने से बच गए हैं। तो अभी जो सरकार की जो प्रायोरिटी है वह यह है कि किसी तरह से 25 सांसद जो है यहाँ से कैसे चुना जाए, और जो वायदे करके सरकार आई है सत्ता में। हालांकि यह भी एक राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय जरूर बना कि इतना जो है लंबा गैप कैसे हो गया, जबकि 3 तारीख को चुनाव के परिणाम आ गए थे और उसके बाद में भी मुख्यमंत्री के चयन में इतने दिन लगे, और बाद में जो है सरकार का गठन जो हुआ वो एक समय बीत गया उसमें। तो ये राजनीतिक हलकों में निश्चित रूप से चर्चा का विषय रहा। लेकिन अभी भी जो है
ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सरकार काम करेगी, लेकिन प्रायोरिटी जो है उसकी, वो सबसे पहले लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखता है। और मंत्रिमंडल का गठन इन सारी चीजों को तो रहता ही है, लेकिन ये प्राथमिक द्वितीय चीजें नहीं होती। सरकार अपना काम करेगी और उसमें जो विभिन्न जो समाज के जो जो लोग हैं, रमेश जी, वर्गों अभी के बीते लोग दिनों हैं, हम लोग चर्चा कर जनजातीय रहे थे, क्षेत्र के कुछ लोग और हैं। पैनलिस्ट हमारे साथ में थे उस वक्त, अभी तब तक मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ था, कुछ दिन बीते इस बात को, इसी शो पर मैं चर्चा कर रहा था, तब मैंने यही सवाल खड़ा किया था कि क्या जातिगत समीकरण, क्षेत्रों के समीकरण, लोकसभा चुनाव, फलाने चुनाव, उनको ध्यान में रख के थोड़ी ना मंत्रिमंडल बनता है। मंत्रिमंडल बनना चाहिए कि भाई कौन से वो लोग हैं जो सबसे ज्यादा डिसिप्लिन तरीके से, सबसे ज्यादा एक बेहतर तरीके से अपने अपने डिपार्टमेंट में ज्यादा से ज्यादा बढ़िया काम कर सकते हैं। ये एक आइडल तरीका होना चाहिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लेकिन जो 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 मंत्रिमंडल आया सर, उसमें जाति का विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है। ओबीसी पर राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष जो है बीजेपी को घेरने की कोशिश करता है, तो वहां पर बीजेपी ने इस बात का ध्यान रखा, 10 ओबीसी मिनिस्टर्स दिए हैं। इससे अलग फिर बहुत सारे तरीके से जाति को साधा गया है। इधर ब्राह्मण आपने मुख्यमंत्री बना दिया, फिर राजपूत डिप्टी सीएम है आपके, दलित आपके दूसरे डिप्टी सीएम है। तो जाति का तो ध्यान रखा गया सर, मगर क्षेत्र कहीं पीछे छूट गया। तो मेरा सवाल एक्चुअली आपसे वही था, मैं फिर आप पे लौटूंगा कि कहीं लोकसभा साधने के चक्कर में कहीं बीजेपी इस प्रदेश की जो विकास है, इस प्रदेश की जो अपने समीकरण है, उसके साथ तो कहीं थोड़ा बहुत खिलवाड़ नहीं हो गया है। मैं लौटूंगा आपके पास रमेश सर। सुमित गर्ग जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस के का पक्ष रखने के लिए। सुमित जी, मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है, इससे पहले आप सरकार में थे, अब आपकी विपक्षी पार्टी सत्ता में है। ये जो गठन हुआ है मंत्रिमंडल का, और ये मंत्री तो सभी के हैं, पूरा प्रदेश के मंत्री हैं, कैसे कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है इस पूरे गठन को लेकर के? राहुल जी, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को चंद घंटों बाद आने वाले नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं, मंगल कामनाएं देता हूं। परमपिता सबको सुखी रखे, स्वस्थ करे, सबका मंगल। जहां तक मंत्रिमंडल गठन की बात है राहुल जी, बड़ा दुख का विषय। मन बड़ा दुखी हुआ जब ये मंत्रिमंडल देखा कि किस तरह से संविधान को ताक पर रखा, किस तरह से आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया गया, किस तरह से एक व्यक्ति जो प्रत्याशी है उसको मंत्री बनाकर आदर्श आचार संहिता का गला घोटा गया। ये कहीं ना कहीं इस देश के प्रधानमंत्री से, और मैं कहूं सत्तारूढ़ दल से, किसी भी इस तरह की उम्मीद किसी ने नहीं करी थी। जहां तक बात करूं मैं आधी आबादी की, महिलाओं के बारे में कई बार प्रधानमंत्री जी बहुत कुछ कहते हैं। राहुल जी, मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं। महिलाओं को लेकर हमारे राजस्थान में जो मंत्रिमंडल बनाया है, इन्होंने 2 महिलाएं बनाई हैं 25 में से, मतलब इन्होंने 8%। जिस 33% आरक्षण की ये बात करते हैं, हम फिर कहते हैं कि बीजेपी की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। वो जो इन्होंने 33% महिला आरक्षण का बिल जो दिया है, वो सूडो बिल है। वो सूडो बिल इसलिए है कि 8% राजस्थान में इन्होंने प्रतिनिधित्व महिलाओं को दिया, लगभग 16% इन्होंने मध्य प्रदेश में दिया, और 8% के लगभग प्रतिनिधित्व इन्होंने महिलाओं को छत्तीसगढ़ में दिया। तो ये इनका महिलाओं के प्रति रवैया है और ये महिलाओं की सोच है। जहां तक अभी आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने ग्लोबल इंडेक्स, अपने मन की बात जो आज तक वो सुनाते आए हैं, वो आज तक करते भी यही है कि अपनी चीजें दूसरों पर थोपते हैं। जैसा कि हमने मुख्यमंत्री के चयन में देखा, ग्लोबल इंडेक्स की बात कर रहे थे कि वो देश बहुत ऊंचा जा रहा है। मैं कुछ आंकड़े आपके साथ मैंने रख देता हूं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है, उसमें 120 देशों में देश का नाम नंबर 107वां है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की अगर मैं बात करूं, प्रधानमंत्री जी को बताइएगा कि प्रेस का कितना गला घोटा गया है इस देश में, कि पीएफआई 180 देशों में 161वें स्थान पर हिंदुस्तान है। अगर इनसिक्योरिटी इंडेक्स की अगर मैं बात करूं तो 180 में से 172वां हिंदुस्तान का नंबर है। 23 करोड़ हिंदुस्तानी गरीबी रेखा के नीचे हैं। प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में पिछले 10 साल में 7.5 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे आए। तो मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री जी ने कौन से मन की बात करी। जहां तक मैं फिर वापस मंत्रिमंडल की बात पे आऊंगा, हाँ, वापस उसी पे आ जाइए। समाज से आता, वैश्य समाज से आता। मेरा समाज जो है, हम बहुत कम लोग ही कांग्रेस में मेरे समाज के मिलेंगे, बाकी सब बीजेपी में है। लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से हमारे समाज के साथ इस बार धोखाधड़ी की, ये हमारे समाज को ये मान के बैठे हैं कि इनका काम केवल वोट और नोट देने का है। वैश्य समाज 15% से ज्यादा राजस्थान में है। एक व्यक्ति को आपने केवल राज्य मंत्री बनाया,
अग्रवाल समाज का कोई प्रतिनिधित्व नहीं। अरे हमारे कांग्रेस की अगर बात करें तो वैश्य समुदाय के हमने 3 दिग्गज मंत्री बनाए थे, तो हमारे समुदाय के साथ इन्होंने धोखाधड़ी करी है कहीं ना कहीं। और मैं आगे जाके इसकी बात करूं कि मंत्रिमंडल की जो बात प्रधानमंत्री जी कर रहे थे कि हम अच्छा सुशासन देंगे। अरे शासन कैसे दोगे? आपने राहुल जी खुद ही कहा कि मंत्रिमंडल का गठन योग्यता के आधार पर होना चाहिए, लेकिन यह योग्यता के आधार पर नहीं हुआ, ये सोच के हुआ कि कौन हमारे यसमैन रहेंगे। यसमैन छांटे गए, इसलिए इतना समय लगा मंत्रिमंडल में कि सबसे अच्छा यसमैन कौन होगा, उनकी एक सूची बनाई गई और मुख्यमंत्री जी को भेज दी गई। गर्ग साहब देखिए, समय तो लगा, समय आप लोग को भी लगा था अपनी सरकार का गठन करने में, उसके बाद जब 2018 की बात कर रहा हूं, लेकिन समय लगा। लेकिन अब क्योंकि समय लगा दिया गया है, समय लगाने का जो जिस लिए समय लग रहा था वो भी अब चेहरे सामने आ गए हैं। अब मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि जो मंत्रिमंडल फाइनली अब गठन किया है बीजेपी आलाकमान ने, इसमें भी कोई हर्ज नहीं है ये कहने में कि बीजेपी आलाकमान की तरफ से ये गठन हुआ है, क्या आपको लगता है कि इस पे जातिगत समीकरण को बीजेपी ने इतनी बेहतर तरीके से साध लिया है कि लोकसभा चुनावों में आपके पास अब बहुत ज्यादा स्कोप बचता नहीं है? नहीं राहुल जी, मैं तो ये कहूंगा कि इन्होंने हमारा काम आसान कर दिया है। आधे राजस्थान को प्रतिनिधित्व नहीं दिया। आपने बताया 15 जिले इससे वंचित रह गए, तो वो 15 जिले के जो वासी हैं वो कहीं ना कहीं पीड़ित हैं। नहीं तो ऐसे तो सर ऐसे तो अब थोड़ी ना, आप जैसे यूपी में अब 80 जिले हैं तो कोई 80 मंत्री थोड़ी ना सड़कों पे घूमते हैं। सवाल लेकिन ये है, सर मैं वही कह रहा हूं राहुल जी, अगर जयपुर की बात करूं 4-4, 5-5 मिनिस्टर एक जिले से और बाकियों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं। मैं कह रहा ये हो सकता है कि 2-4 छूटे, लेकिन आधा प्रदेश छूट जाए, ये कैसी कौन सी बात हुई? नहीं तो आप लोग ओबीसी पर आप लोग घेर रहे हैं लगातार। विपक्ष के अन्य दल भी भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में घेरने की कोशिश करते हैं। बीजेपी का अगर जातिगत समीकरण देखा जाए, तीनों हिंदी पट्टी के राज्यों में जिस तरीके से मुख्यमंत्री बनाए गए और जो कैबिनेट का गठन हुआ है छत्तीसगढ़, एमपी और राजस्थान में, पर्टिकुलरली राजस्थान में भी अगर आप देखें तो ओबीसी के 10 मंत्री बीजेपी ने गठित किए। तो यहां उन्होंने आपके उस सवाल का जवाब दिया है। राहुल जी, बात ओबीसी की नहीं है, बात है हिंदुस्तान की, बात है हिंदुस्तान के नागरिकों की। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आधा राजस्थान तो इन्होंने 15 जिलों के रूप में छोड़ दिया। समाजों की बात मैं कर रहा हूं कि जो सबसे ज्यादा इनको वोट समाज देने वाला था, गुर्जर समाज की बात करी प्रधानमंत्री जी ने। जगह जगह आके गुर्जरों के आराध्य देव के मंदिरों में गए, उनको प्रतिनिधित्व एक मंत्री का, वो भी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी नहीं दिया गया। तो इन्होंने कहीं ना कहीं कि मैं फिर यही कह रहा हूं कि जो लोग इनको लगा कि यसमैन है, उनको इन्होंने रखा, योग्यता के आधार पर मंत्रिमंडल नहीं बनाया। और मुझे फिर ये बहुत ही मैं आशंकित हूं कि ये जो मंत्रिमंडल बनाए, अनुभवहीन मुख्यमंत्री के साथ एक अनुभवहीन मंत्रिमंडल बनाए, और भगवान ही इस सुमित जी जवाब ले लेते हैं। सुरेश गर्ग जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। सुरेश जी, स्वागत है आपका। और अब लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिमंडल गठन को लेकर के अब सवाल कांग्रेस भी खड़ी कर रही है। कांग्रेस कह रही है कि एक तो अभी जो विषय चल रहा था सीधा उसी पे आ जाता हूं, क्योंकि आप देर से जुड़े हैं, मैं वापस रिवाइंड नहीं करूंगा। अभी सुमित जी कह रहे थे, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, वो कह रहे थे गुजरों से आपने तमाम वादे किए और उन्होंने आपको भरोसा भी दिया, आपने विधायक भी जितवा के लाए और आपने मंत्री बनाया उनका केवल एक। देखिए, इसमें कहीं पे भी ये चीजें, देखिए ये चीजें कांग्रेस करती है। धर्म विशेष, जाति विशेष, ये काम है कांग्रेस का। भारतीय जनता पार्टी इन चीजों में विश्वास नहीं करती। हमने सभी व्यक्तियों को, सभी को, हर राज्य को, हर जिले को, हर संभाग को ध्यान में रखते हुए हमने मंत्रिमंडल का गठन किया है। तो इसमें कहीं पे भी भेदभाव की भावना नहीं है। तो ये कांग्रेस की भावना रहती है कि दुराचार की भावना जो रहती है वो कांग्रेस की रहती है। मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि आज हमारा जो मंत्रिमंडल है बहुत बढ़िया मंत्रिमंडल है। हमने एक्सपीरियंस वालों को भी लिया है और नए वालों को भी लिया है, और ये काम केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। यहाँ पे परिवारवाद, जातिवाद का इस तरह का भारतीय जनता पार्टी के अंदर बिल्कुल भी नहीं है, और बहुत अच्छा मंत्रिमंडल है। और हम बता रहे हैं कि आप देखिए आने वाले टाइम पे हर चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी जीत के आएगी। 2024 का चुनाव है, मोदी जी की जो गारंटी है, यही सवाल है सुरेश जी, यही सवाल है। ये जो विश्वास है कि हम लोग हर चुनाव में जीत के आएंगे, विश्वास अच्छा है, विश्वास नो डाउट अच्छा है, और आपका हिसाब किताब बढ़िया, आपका एनालिसिस बढ़िया, आपकी पार्टी में मजबूती के साथ लोग काम कर रहे हैं, तो ये विश्वास तो जागृत होता ही है। लेकिन सवाल यही है कि कहीं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ही तो इस पूरे मंत्रिमंडल का गठन नहीं किया आप लोगों ने, क्योंकि 10 ओबीसी मंत्री आप लोगों ने बनाए हैं, तमाम जातियों को आपने स्पेस दिया है, ये बात ठीक है। लेकिन सारा ऐसा लगता है कि जो सेंट्रल फोकस है वो राजस्थान से ज्यादा दिल्ली इसमें नजर आता है। ये विपक्ष आरोप भी लगा रहा है, इसका जवाब दीजिए।
देखिए, विपक्ष का काम है आरोप लगाना, विपक्ष का काम है उनको लगाना चाहिए, आरोप लगाना चाहिए, लेकिन आपका काम भारतीय भी जनता जवाब देना पार्टी रहेगा ना फिर सर। नहीं, विपक्ष हमारा सवाल है, पूछता है हमारा तो फिर काम है। पक्ष वाले हम जवाब देते हैं ना। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं, 2024 का चुनाव, हम मोदी जी ने जो पिछले 10 साल के अंदर जो काम किया हिंदुस्तान के अंदर, मोदी जी ने जो विकास का मॉडल हिंदुस्तान के अंदर रखा है, उनको ध्यान में रखते हुए हम जनता के बीच में जाएंगे। आज मोदी जी ने 10वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं अर्थव्यवस्था भारत को लाए, उसको लेके जाएंगे। जो उज्ज्वला योजना के हमने 10 करोड़ कनेक्शन महिलाओं को दिए, गरीब महिलाओं को पक्के मकान बना के दिए, गरीब महिलाओं को हर घर जल के अंदर नल कनेक्शन, 11 करोड़ नल कनेक्शन दिए। जिस तरीके से हमने आयुष्मान भारत के अंदर 55 करोड़ लोगों को उसका फायदा हुआ है, गरीबों को हमने 80 करोड़ को अन्न प्रोवाइड कराया, तो ये सब चीजें जो मुद्दे हैं वो जनता समझती है, और जनता के बीच में उन मुद्दों को लेकर हम जाएंगे। और निश्चित रूप से 2024 के तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। ठीक है रमेश जी, तो भारतीय जनता पार्टी को विश्वास है कि लोकसभा चुनाव में वो लोग अच्छी जीत हासिल करेंगे, और उसकी तैयारियां जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि वो अभी से शुरू हो गई हैं इन तीनों हिंदी पट्टी के राज्यों में, जिस तरह से चीज़ों का मंत्रियों का गठन हुआ है, वो भी एक इशारा करता है कि सेंट्रल थॉट कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव ही है। लेकिन रमेश जी, कल एक और चीज़ हुई कि पहली बार ऐसा हुआ कि एक प्रत्याशी को मंत्री बनाया गया। उससे सवाल ये खड़ा हो रहा है कि सीधे तौर पर जो 5 जनवरी को चुनाव होना है उसको, उसमें मतदाताओं को इन्फ्लुएंस सीधे तौर पर ये फैसला करेगा। इस पर आपका क्या टेक है रमेश पुरोहित? जी, कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि सारी चीजों को ध्यान में रखकर फैसले किए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो अब भी मंत्रिमंडल के गठन को लेकर के जो बातें कह रही है, सवाल इस बात का नहीं है कि आप 2024 में लोकसभा का चुनाव जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। राज्य मंत्रिमंडल का जो काम होगा वो राज्य की परिस्थितियों के अनुसार आपको फैसला लेने होंगे। और जहां तक एक बात उभर करके सामने बार बार आ रही है कि जातीय समीकरण को ध्यान में रखा गया या क्षेत्र। ठीक है, अब रमेश जी की, अब मैं रमेश जी आपके पास लौटूंगा, लेकिन सुमित गर्ग जी आपके पास आ रहा हूं। आप कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं हमारे साथ अब, क्योंकि आपने जो सवाल पूछा था सुरेश जी ने उसका जवाब भी दिया है। मैं चाहूंगा आपसे कि आप इस पर भी जरा राय रखें कि अब आने वाले वक्त में लोकसभा चुनाव की तैयारियां, आप लोग भी जुटेंगे इस तैयारियों में, किस तरह से अब मुकाबला कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का करेगी, क्योंकि बीजेपी अब रूलिंग पार्टी है स्टेट में, सेंट्रल में, और एक अच्छा मैंडेट लेकर के वो सत्ता में बैठी है। जातियों को साधने का भी काम किया जा रहा है, 100 दिन का टारगेट का एजेंडा लेकर के जनता के बीच हैं। भजन लाल शर्मा शुरुआत से ही एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। अब किस तरह से लोकसभा चुनाव में आप लोग फाइट करेंगे इस पार्टी की? मेरे बीजेपी काउंटर पार्ट सुरेश जी भी वैश्य समुदाय से आते हैं, और मुझे उम्मीद है कि उन्हें भी इस मंत्रिमंडल के बाद ये सवाल भी ले लेंगे इसमें, बिल्कुल सुमित जी, ये सवाल भी इसमें मैं ये सवाल भी ले लेंगे। ठीक है, ये सुमित जी का ही सवाल था। सुरेश जी वो कह रहे थे कि वैश्य समाज से केवल एक ही मंत्री बना है, तो मैं ये भी आपको बता दूं, सुमित जी अपनी बात पूरी करेंगे, फिर ये सवाल भी हम लोग सुरेश जी से इसका भी उत्तर लेंगे। जी सुमित जी। निश्चित रूप से मैं उसका जवाब दूंगा। मैं सुमित, हाँ ठीक, सुमित जी बताइए। जहां तक लोकसभा चुनावों की बात है, राहुल जी, हम देश के संविधान अनुसार, देश के मूल, संविधान की मूल भावना जो धर्मनिरपेक्षता है, उसके अनुसार मजबूती से चुनावों में जाएंगे। जहां तक विधानसभा चुनावों की बात है, ये जरूर है कि हमें सीटें कम आई, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन हमारा वोट ऑफ परसेंटेज पिछले विधानसभा चुनाव से बड़ा है। हम कहीं से भी हतोत्साहित नहीं है। पूरी कांग्रेस पार्टी इस बात को लेकर चिंतित जरूर है कि हमारी सीटें कम क्यों हुई, लेकिन हम पूरी जोर के साथ, पूरे जोश के साथ लोकसभा चुनावों में जाएंगे। और हम भाजपा को बता देना चाहते हैं कि इस देश में कांग्रेस ने संविधान की हमेशा पालना की है। संविधान ने इस बार हमें विपक्ष की भूमिका दी है। हम संविधान अनुसार मजबूत विपक्ष की भूमिका निर्वहन करेंगे। इनके किसी भी गलत काम को हम होने नहीं देंगे। जिस तरह सुरेंद्र पाल जी को इन्होंने बनाया मंत्री, आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया, हम चुनाव आयोग जाएंगे, वहां शिकायत करेंगे और चुनाव आयोग से मांग करेंगे कि पीपी साहब का जो नामांकन है उसको रद्द करे। और जहां तक बात अभी के वापस में मंत्रिमंडल गठन पर आ जाऊं, तो आप जो कह रहे थे कि हमारे यहाँ देर हुई, सुरेश राहुल जी, हमारे यहाँ देर हुई 8 दिन की, यहाँ हुई 27 दिन की। जो इतिहास बना दिया गया राजस्थान में, क्या इतनी देरी राजस्थान में लोकतंत्र के लिए ठीक थी?
संविधानानुसार थी? नहीं थी। ये लोकतंत्र के लिए भी ठीक नहीं थी, राजनीतिक दल के लिए भी ठीक नहीं थी, और कानून व्यवस्था के लिए भी ठीक नहीं थी। मैं तो सुरेश जी से फिर कहूंगा कि मुख्यमंत्री जी से हमारी तरफ से जाके अपील करें कि जो कानून व्यवस्था प्रदेश की इस वक्त है, मेरे ख्याल में इतिहास में सबसे बुरी कानून व्यवस्था आज की तारीख में राजस्थान की है। तो मुख्यमंत्री जी को चाहिए विधायक अपने मंत्रिमंडल के साथ बैठे और इस पर चर्चा करें कि कैसे जो प्रदेश की कानून व्यवस्था है उसको सुधारा जाए। नहीं तो सुमित जी, कानून व्यवस्था कोई 27 दिन में थोड़ी ना बिगड़ गई है, उसके ऊपर तो लगातार सवाल खड़े होते रहे। भूदौरी नहीं हो तो कोई क्या करेगा? चारों तरफ कोई था ही नहीं तो क्या करेंगे? गुंडे बदमाशों के लिए इसलिए हौसले हो गए कि राजस्थान में कोई सुनने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है, मंत्रिपरिषद है नहीं, मुख्यमंत्री अभी तक हनीमून पीरियड में माला पहन रहे हैं, तो इसलिए ये सारी चीजें हो रही है। फिर मैं कामना करता हूं, और मैं ये नहीं कह रहा कि ये लगातार है, मैं तो मुख्यमंत्री जी को इसके लिए शुभकामनाएं देता हूं कि वो जल्दी से इस पर काबू पाएं और प्रदेश का भला करें। ठीक है, सुरेश जी जवाब देंगे। देखिए, इन्होंने जहां तक कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि पिछले 5 साल से राजस्थान के अंदर क्या हो रहा था, क्या कानून व्यवस्था थी राजस्थान के अंदर? महिला अत्याचार। सर, कानून विषय पे थोड़ा कम, कानून का विषय में दोबारा लूंगा। हो रहा था सुरेश जी, कानून पे बहुत संक्षिप्त में जवाब देंगे आप, उसके बाद वापस मंत्रिमंडल के मुद्दे पे आएंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूं, सुमित जी को बताना चाह रहा हूं कि आज हमने पेपर लीक के मामले में एसआईटी गठित की है, हमने एंटी रोमियो गठन किया है जिसके अंदर दिनेश एबन जी को लगाया है। तो कानून व्यवस्था को हम चुरुस्त दुरुस्त कर रहे हैं, और आपने देखा होगा पिछले 10 दिन के अंदर कम से कम 9,500 अपराधियों को पकड़ा है। तो हम धर पकड़ करके कानून व्यवस्था को जो पिछले 5 साल से जो जी, वो आने वाले वक्त में हम लोग देखेंगे, आने वाले वक्त में हम लोग देखेंगे बीजेपी कितना कानून व्यवस्था पे कैसे काम कर पाती है। एंटी रोमियो स्क्वाड का भी बात करेंगे, लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी की गारंटी है कि निश्चित रूप से राजस्थान के अंदर नंबर 1 की कानून व्यवस्था रहेगी। यहां से हम जड़ से महिला अत्याचार को खत्म करेंगे, पेपर लीक के जो काम है उसको जड़ से बिल्कुल यही अपेक्षा करती है जनता, भी यही अपेक्षा कर रही है आपसे। लेकिन वापस मंत्रिमंडल के मुद्दे पर आते हैं। आज का मुद्दा यह है कि एक तो इस सवाल का भी जवाब ले लेते हैं आपसे कि भाई वैश्य समाज तो हमेशा से बीजेपी के लिए फेवरेबल रहा है। आप व्यापार जगत में सभी लोग, ये बहुत ही ओपन सीक्रेट है कि व्यापार जगत जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए मतदान करता है। तमाम बड़े शहरों के बाजारों में आप जाकर के चकल्लस करेंगे, गुफ्तगू करेंगे तो सीधे तौर पर जानकारी लगती है कि भाई बीजेपी के पक्ष वाले लोग हैं। तो जब इतना लॉयल एक मतदाता रहा है आपका, तो फिर एक ही मंत्री आपने उनको दिया और बहुत ज्यादा उनको जो है तवज्जो नहीं दी जा रही है, ये आरोप है। देखिए विपक्ष का काम है आरोप लगाना। नहीं, ये केवल विपक्ष की बात नहीं है सर, ये हम लोग तो सर्व समाज के साथ उठने बैठने वाले लोग हैं। ये वैश्य समाज की बात है, हम सर्व समाज के साथ है। हर व्यक्ति को, हर तबके को हमने उसके अंदर मंत्रिमंडल के अंदर लिया। किसने कह दिया कि नहीं लिया? वैश्य समाज के अंदर से आपने गौतम दरक जी को लिया है, दक जी को लिया है ना। तो आप ही देखिए, आज ब्राह्मण समाज है तो ब्राह्मण समाज से केवल 2 मंत्रियों ने, तो ये आपको देखना पड़ेगा। देखिए, पूरा राजस्थान है, हर क्षेत्र को, हर समाज को, सबको ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल का गठन किया है। और हम फिर कह रहे हैं कि हमने जो सुशासन की गारंटी लिए, जो हमारा संकल्प पत्र है, उस संकल्प पत्र के अनुसार हम जनता के बीच में जाएंगे और उस संकल्प पत्र को जल्दी से जल्दी पूरा करेंगे। आपने देखा होगा कि हमारी पहली गारंटी थी कि 450 रुपए में सिलेंडर है, कल से 450 रुपए में सिलेंडर देने को हमने घोषणा कर दी है। हमने एंटी रोमियो गठन कर दिया, हमने पेपर लीक के अंदर एसआईटी गठन कर दी। तो हम आज जनता के बीच में, जी 2024 के अंदर भी हमें जाना है और जनता के बीच में आगे भी जाना है। तो हर काम जनता के मन मुताबिक काम कर रहे हैं, कहीं पे भी द्वेष की भावना नहीं है। ये केवल एक मनगढ़ंत है कि साहब वैश्य समाज वैश्य समाज हमारा है, भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर है, हम उनका सम्मान करते हैं। ऐसा ठीक है, समाज को हम ठीक है सुरेश जी, ठीक है, आपने अपनी बात रखी। सुमित जी आपने बात रखी। रमेश जी आपके पास आ रहा हूं, 30 सेकंड का समय, वाइंड अप कमेंट आपसे चाहता हूं। नई सरकार बन गई, नया मंत्रिमंडल बन गया, नए चेहरे हैं, नए लोगों पर दारोमदार है और बीजेपी पर अपेक्षाओं का एक बड़ा बोझ भी रहेगा, क्योंकि तमाम वादे उन लोगों ने कर दिए हैं। कल का जो पूरा घटनाक्रम था, ये तमाम जो 22 नए चेहरे, इनफैक्ट मैं कहूंगा 3 तो हमारे सामने पहले से ही थे, इन पर एक वाइंड अप कमेंट आपका। मंत्रिमंडल के गठन में अभी एक जो चर्चा में एक जो बात आई थी कि विभिन्न समाज के वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। समाज और वर्गों को प्रतिनिधित्व देने से आप जो है बाकी की चीजों को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। योग्यता आपकी आधार होना कि उसमें
कौन से जो व्यक्ति है वो कैपेबल होकर के आपकी बात को आगे बढ़ाते हैं। अगर किसी समाज का, किसी वर्ग का अगर 2 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी भी अगर आप ले रहे हो, हाँ। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे वर्ग और समाज के प्रतिनिधित्व की आप अवहेलना कर रहे हो। खास बात इसमें यह है कि मंत्रिमंडल के गठन में एक तो आपको योग्यता पहला आधार होना चाहिए। समाज और वर्ग की जो बात है, अभी एक चर्चा में एक बात और आई थी आपके कि वैश्य समाज को जो है प्रतिनिधित्व नहीं मिला, तो वैश्य समाज का प्रतिनिधित्व अगर मंत्रिमंडल में पहली बात तो दिया गया है, और अगर नहीं दिया गया तो उनको अभी 3-4 जो जगह खाली पड़ी है उसमें आपको जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तब मिलेगा। ठीक है। लेकिन आप असंतुष्ट, लेकिन अब आपकी बात से मैं ये समझ पा रहा हूं कि सिर्फ जातिगत समीकरण साध लेना, सिर्फ क्षेत्रीय समीकरण साध लेना ही सब कुछ नहीं है। बहुत जरूरी है कि योग्य उम्मीदवारों को, योग्य लोगों को मंत्रिमंडल में गठित किया जाए। और बीजेपी को यह भरोसा है, उनके कार्यकर्ताओं को यह भरोसा है और जनता की अपेक्षा है कि जो लोग गठित हुए हैं मंत्री के तौर पर, वो लोग निश्चित रूप से योग्य साबित होंगे कि नहीं, इस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन सुमित गर्ग जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुरेश जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने बीजेपी का पक्ष रखा। रमेश पुरोहित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी कर रहा हूं, आप हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े। तीनों लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से मैंने कहा कि योग्यता निश्चित रूप से सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए। एक बड़ी जिम्मेदारी किसी को भी देने के लिए आने वाले वक्त में पता पड़ेगा कि तमाम जो नए चेहरे अब राजस्थान की जनता के सामने हैं वो कितना योग्य साबित हो पाएंगे। फिलहाल आज के मुद्दे में इतना ही।